आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 1, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जो हीट पे डिपेंड कर रही होती हैं उन्हें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हीट ऑफ सब्लिमेशन। हाइड्राइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। कोवलेंट हाइड्राइड्स ऐसे हाइड्राइड्स जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होगा वो कोवलेंट हाइड्राइड्स कहलाएंगे। यहाँ पे हमने स्टडी करना है कि ऐसे कोवलेंट हाइड्राइड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उनकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं। हमने डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्टडी की थी जिनमें डाइपोल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शामिल हैं। अब अगर मैंने डिफरेंट कोवलेंट हाइड्राइड्स की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है, उनका कंपैरिजन करना है, तो मैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करूंगा। अब ये कंपैरिजन उनमें पाए जाने वाले इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की बुनियाद पर होगा। जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्स होगी उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इन तीन फोर्सेस में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, उससे कम डाइपोल फोर्सेस और सबसे कम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ के हवाले से हम कोवलेंट हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स का कंपैरिजन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मोर स्पेसिफिकली अब हम ग्रुप 4A से 7A के कोवलेंट हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स का कंपैरिजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्रुप 4A के मेंबर्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। 5A के नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ग्रुप 6A के ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। ग्रुप 7A के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इनके हाइड्राइड्स, जैसे मैंने बताया था कि हाइड्राइड्स होते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन का हाइड्राइड होगा CH4, सिलिकॉन SiH4, जर्मेनियम GeH4, SnH4। नाइट्रोजन का बाइनरी कंपाउंड कोवलेंट हाइड्राइड होगा NH3, PH3, ASH3, SbH3। ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड H2O, H2S, H2Se, H2Te। फ्लोरीन का कोवलेंट हाइड्राइड HF, HBr, HI। पहले मैं टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर बात करता हूं। CH4 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, SiH4 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, GeH4, SnH4 ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। तो इन चारों तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। अब इन चारों में CH4 का साइज स्मॉलर है, SiH4 इससे लार्जर साइज है, GeH4 इस मॉलिक्यूल का और लार्जर है। जैसे जैसे साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहा है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज कर रही है और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज कर रही हैं। इस तरह CH4 का बॉइलिंग पॉइंट इस ग्रुप में सबसे कम होगा, उससे ज्यादा SiH4, उससे ज्यादा GeH4 और सबसे ज्यादा SnH4 का बॉइलिंग पॉइंट होगा ग्रुप 4A के कोवलेंट हाइड्राइड्स में से। इसी को अब अगर हम पीरियड नंबर और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान एक ग्राफ ड्रा करें तो यहां से हमें वाज़ेह हो रहा है CH4 का बॉइलिंग पॉइंट -164 डिग्री C है, SiH4 का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, उससे ज्यादा GeH4 का है एंड देन SnH4। ग्रुप 5A में अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि बाकी तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों के मुकाबले में ज्यादा होगा,
जिससे मैंने पहले बताया कि जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का कंपैरिजन करेंगे तो उन मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। बाकी तीन में सेम रीजनिंग होगी। PH3 का साइज स्मॉल है, ASH3 का साइज ग्रेटर है और SbH3 का साइज सबसे ग्रेटर है इन तीन में से। तो SbH3 के अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रोंगर होंगी और इसका बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों में से ज़्यादा होगा। तो ग्राफ से देख लें, NH3 फिर बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप कर गया PH3 का, देन इंक्रीज करेगा ASH3 के लिए एंड देन फाइनली SbH3। ग्रुप 6 से में वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी H2S एंड H2SE, इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी, जबकि H2TE इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। ग्रुप 6A के कंपाउंड्स के अंदर तीन डिफरेंट तरह की इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल फोर्स एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, वाटर का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दो आते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स वाले। तो H2SE का साइज ज़्यादा होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसलिए H2S का बॉइलिंग पॉइंट कम है और H2SE का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। H2TE इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, चूंकि साइज इसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज है बाकी मॉलिक्यूल्स के लिहाज से, तो इसके अंदर एक स्ट्रोंगर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ग्रुप 7A HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HCl डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, HBr डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड HI लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा HF, देन HCl, HBr एंड HI। इस टॉपिक में हमारा कंसर्न हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोवलेंट हाइड्राइड्स की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के साथ है। तो अगर अलोंग दी पीरियड देखें हम तो तीन तरह के मॉलिक्यूल्स अमोनिया, वाटर एंड HF, इन तीनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। नाइट्रोजन चूंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा है। HF का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज्यादा है। अब इसकी क्या वजह है? ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर की वजह से दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि HF एक वक्त में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसलिए दो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज्यादा है और अमोनिया से भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली ज्यादा है। यहाँ पे HCl का एक बॉर्डरलाइन केस है। कुछ साइंटिस्ट के नजदीक HCl में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस मौजूद हैं, कुछ के नजदीक इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, इसलिए HF के लिहाज से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। सेकंड एप्लीकेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। चार तरह के हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, HF, HCl, HBr, HI। इन चार हाइड्रोजन हैलाइड्स में से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, ये डिपेंड करेगा कितनी जल्दी इनमें से हाइड्रोजन आजाद होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कितनी जल्दी किसी एसिड में से हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन अलग होता है या आजाद होता है। अब इन चारों हाइड्रोजन हैलाइड्स में से किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 है, हाइड्रोजन की 2.2, इनमें डिफरेंस आता है 1.8 का। क्लोरीन की 3, डिफरेंस 0.8, ब्रोमीन 2.8, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस 0.6, आयोडीन 2.5, डिफरेंस आता है 0.3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंस से अंदाजा हो रहा है कि HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, उससे कम HCl, उससे कम HBr एंड देन HI।
दूसरी रीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ की HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। HCl और HBr में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। HI में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इस तरह जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और हाइड्रोजन देर से या बाद में या ज्यादा एनर्जी लेके फ्री होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। HI का बॉन्ड चूंकि वीक बॉन्ड है, इजीली ब्रेक होगा और हाइड्रोजन आसानी के साथ फ्री हो जाएगा, इसलिए HI की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, उससे कम HBr, उससे कम HCl, उससे कम HF। तो फाइनली जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। थर्ड एप्लीकेशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। सब्सटेंसेस जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वो आपस में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर और इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ये आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से ये हर प्रोपोर्शन के अंदर एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल होते हैं। अल्कोहल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन और वाटर के पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होंगी। Larger alcohols are not soluble in water due to non-polar nature of bigger hydrocarbon chain in them. अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला होता है ROH। OH ग्रुप की वजह से अल्कोहल्स वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। अगर R ग्रुप बहुत ज्यादा इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाए, इस चेन इंक्रीज कर जाए, तो ओवरऑल ये नॉन पोलर कंसिडर किया जाता है और नॉन पोलर होने की वजह से फिर ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। सिमिलरली स्मॉल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। इसी तरह जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जो जिसमें आर की लेंथ स्मॉलर होती है वो वाटर में सॉल्युबल होती हैं क्योंकि इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन और वाटर के पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी। Hydrocarbons are non-polar and can't develop hydrogen bonding or other attractions with water, hence hydrocarbons are insoluble. हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर है नेचर में, जबकि वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए हाइड्रोकार्बन्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप ना करने की वजह से वाटर में इनसॉल्युबल है। फोर्थ एप्लीकेशन, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सबसे पहले सोप्स क्या हैं? सोप्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बेसिकली ये फैटी एसिड्स होते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए। डिटर्जेंट्स सोप्स में एक लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप होता है, जबकि डिटर्जेंट्स में अराइल ग्रुप होता है। सोप्स और डिटर्जेंट्स के अल्काइल और अराइल ग्रुप नॉन पोलर होते हैं और ये टेल बनाते हैं मॉलिक्यूल की, जबकि COONA SO3Na ये पोलर एंड होते हैं और मॉलिक्यूल का हेड बनाते हैं। टेल हाइड्रोफोबिक होती है, इसका मतलब है कि ये वाटर रिपेलेंट होगी। जबकि हेड हाइड्रोफिलिक होता है, जिसका मतलब है ये वाटर अट्रैक्टिव होगा। क्लींजिंग एक्शन से मुराद जब हम कपड़े के ऊपर से दाग, ग्रीस, ऑयल वगैरह उतारते हैं
तो उसमें हम सोप्स और डिटर्जेंट ऐड करते हैं। अगर किसी कपड़े के ऊपर कोई ऑयल या ग्रीस का एक दाग लगा है, उसमें हम वाटर ऐड करते हैं और साथ में सोप या डिटर्जेंट ऐड करते हैं। चूंकि ऑयल या ग्रीस नॉन पोलर नेचर का है, इसलिए नॉन पोलर एंड सोप या डिटर्जेंट का उसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा और टेल वाला एंड वाटर से दूर रहेगा। अब चूंकि हेड जो है वो पोलर नेचर का है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इस तरह सोप या डिटर्जेंट की वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कपड़े या किसी सरफेस के ऊपर लगा हुआ वो दाग जो ग्रीस या ऑयली नेचर का है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर 5, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल्स। पेंट्स और डाइज केमिकली पॉलीविनाइल एसीटेट होते हैं, जो बेसिकली रिजन्स होती हैं। इन रिजन्स की वजह से इनकी अडहेसिव नेचर होती है। इनमें अडहेसिव नेचर किस वजह से डेवलप होती है? वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डेवलप होती है, जिसकी वजह से ये दूसरी बॉडी की सर्फेसिस के ऊपर, वुड के ऊपर बड़ी आसानी के साथ चिमट जाते हैं। इसी तरीके से ग्लू, हनी में भी स्टिकी नेचर होती है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। हम क्लॉथिंग के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिफरेंट फाइबर इस्तेमाल करते हैं, जो कि कॉटन, सिल्क या सिंथेटिक इन नेचर होते हैं। कॉटन, सिल्क ये पॉलीसेकेराइड्स हैं और पॉलीसेकेराइड्स के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इन फाइबर्स के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो जाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? जब हम धागे को खींचते हैं तो वो उसमें एक लचक होती है, वो अपनी डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जो कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इस वजह से एक सर्टन लिमिट के अंदर फोर्स अप्लाई करने से फाइबर ब्रेक नहीं करता।